नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। भयानक होती जा रही है जल संकट की समस्या। महासागरों सहित ग्राउंड वाटर पर भी हो रहा है असर। घट सकती है ग्राउंड वाटर में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार को मिली 2 रामसर साइट्स। जमुई जिले में स्थित हैं ये साइट्स। अब देश में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या बढ़कर हुई 82। और इसरो तथा फ्रांस ने की एक और अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत। मकसद है जल और खाद्य सुरक्षा का समाधान खोजना। अर्बन हीट आइलैंड, ज्वालामुखी और ग्लेशियर से जुड़ी जानकारी मिलने के आसार। भारत ने कुछ समय पहले ही बेंगलुरु में जल संकट देखा और अब दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही है। जनाब, यह न सिर्फ भारत के शहरों का हाल है बल्कि दुनिया भर के तमाम देश इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। तापमान में दिनों दिन होने वाली बढ़ोतरी, नदी झीलों का सूखना, ग्लेशियर्स का पिघलना, इन सब का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में होती बढ़ोतरी। हालिया अध्ययन इसी ओर इशारा करता है कि इसका प्रभाव केवल धरती और महासागरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन की गहराई में जो ग्राउंड वाटर मौजूद है वो भी इसकी मार झेल रहा है। बढ़ते तापमान के चलते न केवल ग्राउंड वाटर के स्तर में गिरावट आ रही है, बल्कि यह पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो रहा है। स्टडी बताती है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्राउंड वाटर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और तापमान में ये बढ़ोतरी औसतन 2.1 से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित किया गया है और वैज्ञानिकों ने ग्राउंड वाटर के तापमान पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों को दर्शाने के लिए एक मॉडल डेवलप किया है। इस मॉडल के अनुसार ग्राउंड वाटर के तापमान में होने वाली वृद्धि की दर सबसे ज्यादा मध्य रूस में, उत्तरी चीन में, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में और अमेजन वर्षावन में देखी गई। इसका प्रभाव भारत, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर भी पड़ेगा। ग्राउंड वाटर के तापमान में बढ़ोतरी से जल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी, जिससे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ये स्थिति सीधे तौर पर जीवों के विकास, उनके वितरण आदि को प्रभावित करेगी। दूसरी तरफ तापमान के प्रति संवेदनशील प्रजातियों के आहार और उनके प्रजनन चक्र पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही यह जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसके अलावा बढ़े हुए तापमान से जल में घुलनशील फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, जो नदियों और झीलों के यूट्रोफिकेशन को तेज कर सकता है। जब एक झील या किसी भी झील स्रोत में पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, ज्यादा मात्रा होती है, तो इससे शैवाल और अन्य जलीय पौधों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है और ये हानिकारक शैवाल में बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। इसी को अंग्रेजी में यूट्रोफिकेशन और हिंदी में सुपोषण कहते हैं। अब यदि हम ग्राउंड वाटर के महत्व की बात करें तो जलापूर्ति का महत्वपूर्ण साधन यही है, जिस पर वैश्विक आबादी के 50% लोग पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से निर्भर हैं और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुल पानी का लगभग 43% हिस्सा ग्राउंड वाटर से ही आता है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मंच से बिहार के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल बिहार की 2 वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वैश्विक आर्द्र भूमि सूची में जोड़ दिया गया है। इनमें नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य के नाम शामिल हैं। दोनों बिहार में जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित स्थल हैं। दोनों स्थलों को बीते 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। इन आर्द्र भूमियों को जोड़े जाने के साथ देश में अब मान्यता प्राप्त वाटर लॉग्ड इकोसिस्टम यानी जल जमाव वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनकी कुल संख्या 82 पहुंच गई है। वहीं बिहार में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के स्थलों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। बिहार की पहली रामसर साइट होने का गौरव बेगूसराय जिले की कांवर लेक को प्राप्त है, जिसे 2020 में ही रामसर स्थल घोषित किया गया था। आइए एक नजर दोनों अभयारण्य पर भी डाल लेते हैं। नागी पक्षी अभयारण्य लगभग 200 हेक्टेयर में फैला है, वहीं नकटी पक्षी अभयारण्य का विस्तार है 333 हेक्टेयर में। दोनों अभयारण्यों का निर्माण मुख्य रूप से बांध बनाने से हुआ, जिन्हें सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। बांध बनाने के बाद से इन आर्द्र भूमियों और इनके आसपास के क्षेत्रों ने पक्षियों, मछलियों, जलीय पौधों, रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों और एम्फीबियंस यानी उभयचरों की 150 से अधिक प्रजातियों के लिए आवास प्रदान किया है।
इन दोनों क्षेत्रों को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। आगे जाकर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने नागी पक्षी अभयारण्य को इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में नामित किया। दोनों ही स्थल कई प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माने जाते हैं। ये दोनों स्थल इस क्षेत्र के इकोसिस्टम के संतुलन के लिहाज से बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात करते हैं आर्द्र भूमि और रामसर स्थल तथा कन्वेंशन की। आर्द्र भूमि वे क्षेत्र होते हैं जो पूरे साल या फिर साल के दौरान अलग अलग समय पर पानी में डूबे रहें। ऐसे क्षेत्र जल चक्र, जल आपूर्ति और भोजन, फाइबर और कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिहाज से बड़ी भूमिका निभाते हैं। भूमि या फिर तटीय क्षेत्रों में ऐसे वेटलैंड्स पाए जाते हैं। वहीं रामसर स्थल को ईरान के रामसर में हुए कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। यह कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिस पर 1971 में इसी रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 10 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए मुझे। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पर्यावरण दिवस के मौके पर एक नए मिशन की शुरुआत की है। उसके बारे में जानकारी साझा की है और मिशन का नाम है तृष्णा। इस पर इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह भारत और फ्रांस के बीच तीसरा संयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। इससे पहले इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने 2011 में मेगाट्रॉपिक्स और 2013 में सरल अल्टिका मिशन पर एक साथ काम किया था। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें तृष्णा के बारे में। तृष्णा के फुल फॉर्म को जानिए। इसका पूरा नाम क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसमें 2 प्राइमरी पेलोड होंगे। पहला पेलोड फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी थर्मल इंफ्रारेड पेलोड उपलब्ध कराएगी, जिसमें 4 चैनल लॉन्ग वेव इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर होंगे। ये उत्सर्जन के साथ सतह के तापमान का हाई रिजोल्यूशन मेजरमेंट करने में मदद करेगा। वहीं इसरो क्या करेगा? इसरो विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड विकसित करेगा, जिसमें 7 स्पेक्ट्रल बैंड होंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस मिशन का आखिर मोटिव क्या है, तो चलिए इस पर भी जानकारी लें। दरअसल इसरो और फ्रांस अंतरिक्ष एजेंसी का यह मिशन जल और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए है। इसके साथ साथ यह पृथ्वी की सतह के तापमान, कार्बन उत्सर्जन, धरती से जुड़े बायोफिजिक्स और सौर विकिरण को प्रभावित करने वाले कारकों की भी निगरानी करेगा। इससे मिले डेटा का यूज करके ऊर्जा और जल बजट की एक क्लियर तस्वीर सामने आ सकेगी और जल संकट जैसी विकराल होती जा रही समस्या का समाधान खोजना आसान हो जाएगा। यहां मैंने ऊर्जा और जल बजट की बात की। आप ये मत समझिए कि सरकार द्वारा ऐसा कोई बजट लाया जाता है, बल्कि मोटे तौर पर बस ये समझ लीजिए कि सौर ऊर्जा और जल की कितनी मात्रा पृथ्वी को मिलती है और कितनी मात्रा पृथ्वी वापस वायुमंडल में भेज देती है, इसे ही कहते हैं ऊर्जा और जल बजट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर भी आपको इतने से आइडिया हो जाएगा। चलिए इस मिशन के एक और खास पहलू की बात कर लेते हैं। यह कोस्टल और इनलैंड वाटर क्वालिटी से रिलेटेड हाई रेजोल्यूशन डेटा भी मुहैया कराएगा। अब मिशन के दूसरे मकसद पर बात करते हैं, जिसमें शामिल हैं अर्बन हीट आइलैंड का व्यापक मूल्यांकन, ज्वालामुखी गतिविधियों और ग्लेशियर की गतिशीलता की सटीक निगरानी। यह वायुमंडल में फैले एरोसोल्स, जलवाष्प और क्लाउड कवर पर रिसर्च करने में उपयोगी होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्यों को चुनने के लिए हाल ही में चुनाव आयोजित किए गए थे। इसके बाद पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के लिए, ध्यान दीजिए, अस्थायी सदस्यों के लिए चुना गया है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इन 5 सदस्यों को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक यानी 2 साल के लिए चुना गया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान किया गया, वोटिंग की गई। अब इतना तो बिल्कुल साफ है कि इन सदस्यों ने किसी न किसी दूसरे देश की जगह ली होगी, यानी ये न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। यहां ध्यान देने की बात है कि इस साल उम्मीदवारों ने 3 अलग अलग रीजनल ग्रुप्स के अंदर
5 सीटों के लिए कंपटीशन किया, जिसमें अफ्रीकी और एशिया ग्रुप से सोमालिया और पाकिस्तान को चुना गया। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई ग्रुप से पनामा ने जीत दर्ज की और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य ग्रुप से डेनमार्क और ग्रीस को चुना गया। ये तो हमने बात की खबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अब एग्जाम के लिहाज से एक बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उसकी संरचना को भी देखते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की थी। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्राइमरी जिम्मेदारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। एक और बात ध्यान देने की है कि सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। सुरक्षा परिषद की संरचना की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। इनके 5 स्थायी सदस्यों के बारे में आपको जानना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन स्थायी सदस्य हैं। इन सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। आपने हर बार सुना ही होगा, वीटो पावर वाले सदस्य अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दें तो वो प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, भले ही कोई एक कर दे। वहीं सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को 2 साल के लिए चुना जाता है और उनके पास कोई वीटो पावर नहीं होता। इन 10 सदस्यों का चुनाव 4 क्षेत्रीय समूहों के बीच से किया जाता है, जिसमें अफ्रीका और एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन समूह और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य स्टेट ग्रुप्स शामिल हैं। सदस्य केवल अपने क्षेत्रीय समूहों से ही उम्मीदवार हो सकते हैं और अस्थायी सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कम से कम 2/3 सदस्य देशों के वोटों की भी जरूरत होती है। हर साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है, जिनका कार्यकाल अगले वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है। आइए अब जल्दी से बात करें आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है प्रेस्टन कर्व। प्रेस्टन कर्व किसी देश में जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच के रिलेशन को दिखाता है। इस थ्योरी को अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच प्रेस्टन ने दिया था, इसीलिए इसका नाम हुआ प्रेस्टन कर्व। यह बताती है कि अमीर देशों में लोग आमतौर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और लिविंग कंडीशन के कारण लंबे समय तक जीवित रहते हैं। दूसरी तरफ जैसे जैसे गरीब देश की आय बढ़ती है तो उस देश में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। हालांकि यह संबंध एक निश्चित आय स्तर के बाद समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली मनुष्य के जीवन काल को अनिश्चित समय के लिए तो बढ़ाया नहीं जा सकता, वो संभव नहीं। चलिए अब देखें आज रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूक्रेन में संघर्ष को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस ने एक परमाणु पनडुब्बी सहित अपने 4 युद्धपोतों को अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा की ओर रवाना कर दिया है। इन युद्धपोतों में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी कजान के अलावा फ्रिगेट गोर्शकोव, पशिन और निकोलाई चिकर शामिल हैं। रूस के इस कदम को यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि क्यूबा के अधिकारियों ने इस कदम को रूस के साथ दोस्ताना संबंध बताया है और कहा है कि जहाज पर कोई परमाणु हथियार तैनात नहीं है। क्यूबा कैरेबियन सागर में उत्तरी कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी से घिरा एक द्वीपीय देश है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आधारित स्कैन एंड शेयर सर्विसेज के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा ओपीडी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर इस सेवा को अपनाने में सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश ने इसके जरिए सबसे ज्यादा 92.7 लाख टोकन तैयार किए हैं। आभा आधारित स्कैन एंड शेयर सर्विसेज अक्टूबर 2022 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई है। इसका मकसद स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उसकी एफिशिएंसी में सुधार लाना है। यह सेवा वर्तमान में भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 546 जिलों में लागू है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपीलैट्स फंड्स के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त को यह सुझाव देने का अधिकार नहीं है कि सांसदों द्वारा इस निधि का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पब्लिक अथॉरिटीज को मात्र सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने की ताकत देता है। अदालत ने यह फैसला मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दायर एक केस में किया।
दरअसल मुख्य सूचना आयुक्त ने पाया था कि कुछ सांसद चुनावों के दौरान फायदे हासिल करने के लिए अपने कार्यकाल के आखिरी साल के लिए अपने फंड को जानबूझकर जमा कर लेते हैं। लिहाजा अक्टूबर 2018 में मुख्य सूचना आयुक्त ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एक आदेश दिया था कि फंड्स के इस दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए और 5 साल के कार्यकाल में हर साल के लिए समान फंड बांटने के दिशा निर्देश लागू किए जाने चाहिए। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आंतों में होने वाले सूजन का एक नया कारण खोजा है। वैज्ञानिकों को इंसान के डीएनए में एक ऐसा कमजोर पॉइंट मिला है जो इस बीमारी से पीड़ित 95% लोगों में मौजूद होता है। इससे कुछ इम्यून कोशिकाओं में गड़बड़ी और आंतों में ज्यादा सूजन पैदा करना बेहद आसान हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि इसका इलाज मौजूदा दवाओं से किया जा सकता है। आंतों में होने वाला सूजन एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसे IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। इन्हें क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोग इसमें शामिल हैं। वर्तमान में ऐसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। दुनिया की तकरीबन 5% आबादी इससे प्रभावित है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। 2024 के लिए इसकी थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाद्य से जुड़े जोखिमों को रोकना, उसका पता लगाना और इससे जुड़े सहयोग को मजबूत करना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साझे प्रस्ताव के बाद लाया गया। पहली बार इसका आयोजन 7 जून 2019 को हुआ। यह दिन सतत विकास लक्ष्यों में शामिल स्वास्थ्य, भूख और सतत कृषि से जुड़े टारगेट्स को हासिल करने में खाद्य सुरक्षा की जरूरत पर जोर देता है। दुनिया में खाद्य सुरक्षा का मकसद सभी को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष मिशन तृष्णा पर इसरो किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या फिर अमेरिका? अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 2017, 18, 19 या फिर 20? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान या फिर सभी? सही जवाब है सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की शुरुआत किस वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी? चौथे, पांचवें, छठे या फिर इनमें से कोई नहीं? और सही जवाब है पांचवें वित्त आयोग, यानी ऑप्शन बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।